This conference will now be recorded. आपको पता है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जब कोई भी बंदा ट्रांजैक्शन करने के बाद फर्स्ट टाइम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज करता है तो वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में करता है। फर्स्ट टाइम जब कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है तो वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। और आप सबको पता है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बेसिकली 6 टाइप्स की होती हैं। एक होता है जनाब सेल्स डे बुक। अब सेल्स डे बुक का मतलब ये है कि इसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। और क्रेडिट सेल्स का मतलब ये नहीं कि हर चीज जो उधार पे बेचो, सिर्फ स्टॉक जब उधार पे बेचेगी उसे हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। सिर्फ स्टॉक उधार पर बेचने को क्रेडिट सेल्स कहते हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर ओनली क्रेडिट सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। ओनली क्रेडिट सेल्स रिटर्न। फिर परचेज डे बुक आती है, जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं। मतलब जब उधार पे स्टॉक खरीदा जाएगा बस वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अदर देन स्टॉक कोई भी चीज अगर उधार पे खरीदी जाएगी तो वो परचेज डे बुक में नहीं आएगी बल्कि जर्नल में चली जाएगी। फिर फोर्थ वन इज परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक में क्या आता है? ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न। फिफ्थ नंबर पर आता है जनाब कैश बुक। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश डेबिट या क्रेडिट होगा, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश डेबिट या क्रेडिट होगा वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश पे हो या बैंक पे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी एंट्री के अंदर कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो या बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो तो वो कैश बुक में एंट्री जाएगी। और लास्ट वन इज जर्नल। कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऊपर वाली किसी भी बुक में रिकॉर्ड ना हो वो जर्नल में रिकॉर्ड होती। तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, सेल एंड परचेज, क्रेडिट सेल्स एंड परचेज, क्रेडिट सेल एंड परचेज अदर देन स्टॉक। क्रेडिट सेल्स एंड परचेज अदर देन स्टॉक। फिर उसके बाद ईयर एंड एडजस्टमेंट। ये जो हम फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं ये सारी जर्नल की होती हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा सेटलमेंट की एंट्री, वो जो अकाउंट पेएबल टू अकाउंट रिसीवेबल आप एंट्री पास करते हो। सेटलमेंट डिस्काउंट। अच्छा, सेटलमेंट डिस्काउंट कैश बुक के थर्ड कॉलम में आता है, ठीक है, कैश कॉलम के थर्ड बुक में आता है, बट उसकी एंट्री भी पास होती है क्योंकि वहां वो एज अ मेमोरेंडम आता है। ओके होगी बात। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री,
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री, और कोई और भी एंट्री आ सकती है जो ऊपर वाली किसी बुक में ना आ रही हो। ओके की बात। फिर उसके बाद वो ये भी पूछते हैं कि अच्छा ये जो आपने सेल्स डे बुक या परचेज डे बुक या शेयर रिटर्न डे बुक पढ़ी है, इसके ना बताएं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होंगे। ये पेपर में बड़ा मशहूर सवाल है और अक्सर आता रहता है। मतलब किस सोर्स से आप लोगों ने देख के एंट्री पास करनी है। तो अब देखिएगा जरा, अपनी बुक निकालें जरा, साथ साथ यहां से भी मैं बताता जाता हूं। ये देखिए जनाब, ये है सोर्स डॉक्यूमेंट। कहता है जी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल जिसमें रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड द इन्वेंट्री आइटम्स ऑन क्रेडिट, और सेल इनवाइस इसका सोर्स डॉक्यूमेंट है। सेल रिटर्न डे बुक का क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट इशूड, और इसके बारे में तो पता है ना, क्रेडिट नोट इशू और रिसीव। और परचेज डे बुक का परचेज इनवाइसेज, और परचेज रिटर्न डे बुक का क्रेडिट नोट रिसीव्ड या डेबिट नोट इशूड। और इसमें भी फिर आप लिख सकते हो डेबिट नोट रिसीव। और ये तो पता है ना, डेबिट नोट इशू और क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब होता है कि हमने किसी को क्रेडिट कर दिया है, और क्रेडिट नोट रिसीव का मतलब है हमें किसी ने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद कैश बुक या पैटी कैश बुक में जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, चेक, काउंटर फॉइल्स, बैंक स्टेटमेंट या रिसीट्स या पेमेंट वाउचर। और जर्नल के सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, इनवाइसेस, बिल या कोई और अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट। तो ये पेपर में यहां से एक सवाल बन जाता होता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट बताता है और ये बता देता है ये किसका सोर्स डॉक्यूमेंट है, या बुक का नाम बताकर और पूछ लेगा कि इसका सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम बताए। क्योंकि बात। फिर जरा आगे चलते हैं, तो ये एक सवाल है, ये आपने लाजमी करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड होती है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या होती है। मतलब सेल्स के लिए सेल्स साइकिल्स, हाँ जी, ये आप सबको पता है कि जब बिजनेस अब सेल करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, और उस कौन से डॉक्यूमेंट का बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर इंपैक्ट आता है, या दूसरे लफ्जों में किसकी हम एंट्री पास करते हैं। कहते हैं जब भी कोई चीज आपने सेल करनी हो ना, तो सबसे पहले लोग आपसे उसके बारे में डिटेल लेते हैं, उसे कहते हैं सेल कोटेशन। ऑर्डर करने से पहले कस्टमर आपसे आकर आपकी गुड्स की डिटेल लेते हैं, उसकी प्राइस के बारे में पूछते हैं, उसकी फीचर्स के बारे में पूछते हैं। मतलब क्या होता है कि बिफोर ऑर्डरिंग customer often required sales quotation for review in their company. It is created a proposal your goods and services to a customer. मतलब एक कस्टमर डिफरेंट जगहों से जाकर सेल कोटेशन लेता है या ब्रीफ यानी डिटेल लेता है सेल्स के बारे में। ओके की बात। वो जो ब्रीफ डिस्कशन लेगा फिर उसके बाद ऑर्डर करेगा, और इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो सिर्फ आपको ही ऑर्डर करे, वो किसी को भी कर सकता है। वो 4-5 कस्टमर से ब्रीफ लेता है, सॉरी 4-5 सप्लायर से जाके। बट इसकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर जैसे ही वो कस्टमर सेल्स की डिटेल ले लेता है आपसे, फिर उसके बाद ऑर्डर करता है, और जो सेल ऑर्डर किया जाता है तो उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं हुआ करती, क्योंकि अभी उसने ऑर्डर दिया है, फिर आप उसको फुलफिल करोगे, फिर आप अपनी देखोगे फिजिबिलिटी कि आप उसको फुलफिल कर पाते हो या नहीं।
सेल ऑर्डर के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है गुड्स डिस्पैच नोट। ये इंपॉर्टेंट है कि अ नोटिस टू द कस्टमर टू इन्फॉर्म देम गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड, कि ये एक तरह का प्रूव होता है, डॉक्यूमेंट, प्रूव डॉक्यूमेंट होता है कि भाई मैं आपको चीजें भेज चुका हूं। आजकल तो ये चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, लोग व्हाट्सएप कर देते हैं या मेल कर देते हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि वो जो कैरियर होता था उसके हाथ में डॉक्यूमेंट दे दिया जाता था, बट इसकी भी एंट्री पास नहीं होती। फोर्थ वन क्या होता है, गुड्स डिलीवरी नोट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, कि कहता है कि ये अ नोट दैट अकम्पनीज विद द गुड्स। ये जो कैरियर होता है ना उसके साथ ये उनके पास होता है गुड्स डिलीवरी नोट, ताकि कस्टमर विल चेक दिस टू मेक श्योर दैट इट इज एग्री विद हिज ऑर्डर एंड इट इज कंसिस्टेंट विद द एक्चुअली बीन डिलीवर्ड। मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था वही चीजें मुझे डिलीवर हुई हैं, या कोई चीज आगे पीछे तो नहीं होगी, कम या ज्यादा तो नहीं होगी, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होती। फिर जब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं फिर बनती है इनवाइस। इस इनवाइस का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर वो सारी गुड्स की डिटेल के साथ साथ अमाउंट लिखी होगी कि भाई साहब इतने पैसे पे कर दो। तो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर फॉर गुड्स डिलीवर्ड, कि ये कस्टमर से कहा जाता है भाई पैसे पे करो जो आपको गुड्स डिलीवर की गई है। मतलब वो जो रसीद होती है, जैसे अगर हम कोई चीजें खरीदने जाए ना तो हम पहले पैसे नहीं देंगे, याद रखें। पहले चीजें उठाएंगे स्टोर से, फिर उसका बिल बनवाएंगे। जैसे ही वो बिल हमारे हाथ में आएगा, वो रसीद हमारे हाथ में आएगी, तो इसका मतलब है वो काउंटर वाला बंदा कह रहा है कि भाई साहब पैसे दो। दैट इज द सेल इनवाइस। अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर फॉर गुड्स डिलीवर्ड। इनवाइस नॉर्मली, उस इनवाइस के ऊपर क्या होता है, डेट लिखी होती है, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट रिटर्न्स। हम तो वो नॉर्मली कैश पे लेकर आते हैं ना, लेकिन उसके ऊपर भी लिखा होता है कभी कभी कि 15 दिन के अंदर अंदर बिल के साथ आप चीजें रिटर्न कर सकते हैं। तो बड़े लेवल पर हो सकता है वो ये लिखा हो साथ N/2/10 और N/30, कि भाई अगर 30 दिन की उधार पे या 10 दिन के अंदर पैसे पे करोगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब वो रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट वाला वो इनवाइस बन जाती है, इसका मतलब है चीजें हमारी कंफर्म सेल हो गई हैं, तब हम उस एंट्री पास कर देते हैं, चाहे वो कैश सेल्स की हो चाहे वो क्रेडिट सेल्स की। फिर इसके सेल्स इनवाइस के बाद एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम नॉर्मली ना उधार पे सेल परचेज कर रहे होते हैं। अब अगर सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने एक मिस्टर ए है उसके साथ सेल परचेज करते हो, तो वहां पर ना एक बैलेंस आ रहा होगा। स्टेटमेंट क्या होता है कि सपोज दैट हमने उनको गुड्स पहले सेल की, उससे पैसे रिकवर किए और फिर हमारा बैलेंस बच गया। पहले उसे बैलेंस हमने लेना था सपोज दैट 1 लाख, मजीद उसको सेल कर दी एक डेट को 50,000 की, हमारा बैलेंस हो गया 1.5 लाख। फिर उसने हमें कैश दे दिया 80,000 का, हमारा बैलेंस बच गया 70,000। फिर हमने उसको सेल्स कर दी 1 लाख की, हमारा बैलेंस हो गया 1,70,000। फिर उसने हमें पैसे दे दिए। इस तरह से ये स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का मतलब है आप किसी भी वक्त ये देख सकते हो कि कस्टमर से इस टाइम पर हमने कितने पैसे लेने, यानी जितने हम सेल करते हैं जितने रिकवर हो जाते हैं वो नेट हो जाते हैं, और बाकी किसी भी डेट को आप ये चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर आप कितने पैसे लेने हैं। दैट इज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या हुई, अ डॉक्यूमेंट टू शो द कस्टमर दैट स्टिल ओव्ड एट अ पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम का मतलब होता है जिस डेट को आप देखना चाह रहे हो। इट विल बी द नेट अमाउंट ऑफ ऑल इनवॉइसेस इशूड लेस कैश रिसीव्ड बाय द बिजनेस अप टू द पॉइंट इन टाइम। कहता है वो जिस दिन आप देखना चाह रहे हो ना, उस दिन जितनी आपने उन्हें सेल्स की है वो प्लस करके
जितने कैश मिल गए माइनस करके जो नेट अमाउंट होगी वो स्टेटमेंट में लिखी होगी, बट इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। इट इज अ जस्ट कंफर्मेशन नोट कि आपने कितने पैसे स्टिल रिसीव करने। एंड लास्ट वन इज कि अगर चीजें वापस कर दी कस्टमर ने तो आप उसको एक कंफर्मेशन नोट लिखोगे कि भाई आपकी चीजें मुझे मिल गई हैं, मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया है, और इसकी भी एंट्री पास होती। क्लियर होगी बात? कहता है इशूड व्हेन अ कस्टमर रिटर्न गुड्स एंड द बिजनेस एग्रीड टू दिस, कि बिजनेस एग्री हो गया, हाँ जी ठीक है चीजें वाकई फॉल्टी थी, मैंने रख ली हैं। द बिजनेस इज अ issue a credit note to acknowledge that amount specified is no longer owed to them by the customer, कि कस्टमर ने अब मजीद ये पैसे नहीं देने। ओके होगी बात? अब इस सेल साइकिल के ये फिर इनकी सेल्स डे बुक परचेज डे बुक के फॉर्मेट हैं, ये आपने किए हुए हैं। ये डिस्काउंट को मैं बाद में देखता हूं, पहले आप आए परचेज साइकिल के डॉक्यूमेंट के ऊपर। हाँ जी, पहले हमने किया था सेल, अब अगर हम परचेज करेंगे तो क्या होगा? तो परचेज करने के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि जब हमारा स्टॉक पड़ा होता है, अब हमारे पास जो चीजें पड़ी हैं गोदाम के अंदर, अगर वो खत्म होने वाली हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर जो बंदा बैठा होगा वो इन्फॉर्म तो करेगा ना ऑफिस के अंदर कि भाई चीजें खत्म हो रही हैं, आप नई चीजें मंगवाओ। तो उसे हम कहते हैं परचेज रेक्विजिशन। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है तो हम परचेज रिक्वेस्ट करेगा वो बंदा जो गोदाम में बैठा है कि भाई नई चीजें मंगवा लो, आपका स्टॉक खत्म होने वाला है। तो एन आइटम शुड बी requisitioned first if not lying in the stock, और इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर जैसे ही ऑफिस वालों को पता चला तो ऑफिस वाले क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमसे कस्टमर नहीं आकर डिटेल लेते, हम मुख्तलिफ सप्लायर से डिटेल लेंगे। सपोज दैट कहते हैं कि अगर काफी सारी चीजें खरीदनी है ना तो कम अज कम 3 लोगों से कोटेशन लो। ज्यादा लोगों से भी ले सकते हैं, लेकिन जब परफेक्ट कंपटीशन हो, प्राइसेस का बड़ा यानी महंगी चीजें हों और चीजें भी आपने ज्यादा खरीदनी हो, तो कम अज कम 3 लोगों से आप कोटेशन लो, डिटेल लेकर आओ। हाँ जी भाई तू कितने की चीज देता है, दूसरे से पूछो तू कितने की चीज देता है और तेरी चीज की खूबियां क्या हैं। फिर जब आप इन तीनों में या जितनी भी ज्यादा आपने कोटेशन ली, उनमें से जो चीज आपको पसंद आ गई, जिस सप्लायर की कोटेशन, उसको अप्रूव कर दो। लेकिन इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। तो वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड अ सर्टेन लिमिट, कोटेशन आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम एट लीस्ट 3 सप्लायर, कम अज कम 3, ज्यादा ले सकते हो। फिर परचेज ऑर्डर इज देन इनिशिएटेड आफ्टर इवेल्युएटिंग कोटेशन। जब आपने कोटेशन इवेल्युएट कर ली तो फिर आप तीसरे नंबर पर परचेज ऑर्डर कर दो। उनमें से जिसकी कोटेशन आपको पसंद आई आपने उनको ऑर्डर कर दिया और इसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर जैसे परचेज ऑर्डर हो गया, अब आपको चीजें मिल गई, गुड्स रिसीव्ड नोट। नोट का मतलब तहरीर होता है, स्टेटमेंट होता है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई चीजें मुझे मिल गई हैं, मैंने चेक कर ली हैं, जो मैंने ऑर्डर की थी वही हैं, उसी हिसाब से हैं, उसी क्वालिटी की हैं, बट इसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होती। अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड कब? आफ्टर द गुड्स हैव बीन चेक्ड, जब आप उन्हें गुड्स चेक करोगे अगेंस्ट द डिलीवरी नोट। मतलब जो चीजें आपने रिक्वेस्ट की थी पहले चेक करोगे कि अच्छा वही चीजें मिल गई हैं, उसके बाद ये कंफर्मेशन नोट दोगे, मतलब सिग्नेचर करके दोगे हाँ जी चीजें हमें मिल गई एक्चुअल में। The goods received note is sent to the account staff who will check what has been received is what was ordered, कहता है वही चीजें मिली हैं जो ऑर्डर की थी, एंड देन इनवाइस एग्री व्हाट वाज रिसीव्ड, और उसके बाद फिर परचेज इनवाइस बनाई जाएगी।
ये आम लेवल पर भी हो रहा था। जब किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर जाए ना, तो जब आप वो चीजें खरीदे ना, तो वो बंदा जब आपके वो शॉपिंग बैग के अंदर चीजें डाल रहा होता है ना, तो वो बिल के साथ टैली करके डाल रहा होता है। या अक्सर आप मेडिकल स्टोर पे जाए ना, तो मेडिकल स्टोर में एक बंदा जाएगा, वहां से स्टोर से मेडिसिन उठा कर आएगा, फिर काउंटर पे पहले एक बंदा खड़ा होगा, वो उस स्लिप को और उस मेडिसिन को वेरीफाई करेगा कि भाई चीजें पूरी हैं, कहीं किसी का ज्यादा बिल तो नहीं बन गया। फिर उसके बाद परचेज इनवॉइस रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर फॉर गुड्स डिलीवर्ड, और फिर इसकी एंट्री पास होगी। फिर उसके बाद वही डेट, इनवॉइस डिटेल सब कुछ लिखा होगा। फिर स्टेटमेंट भी वही है कि सप्लाई डॉक्यूमेंट होता है कि सप्लायर शुड स्टिल ओव्ड एट द पॉइंट इन टाइम, बट इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर क्रेडिट नोट रिसीव्ड या डेबिट नोट इशू, और ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की कहानी का तो पता है ना, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि कब डेबिट नोट इशू करते हैं और क्रेडिट नोट इशूड बाय द यस सर, सप्लायर। बता देंगे। जब चीजें डैमेज हो जाएं या चीजें जब हम रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को, तो फिर सप्लायर एक क्रेडिट नोट इशू करेगा, लेकिन वो हमारे लिए क्रेडिट नोट रिसीव होगा। और अगर हम जो इशू करेंगे तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे। ओके होगी बात। और इसकी भी जाहिर सी बात है, सेल या परचेज रिटर्न की एंट्री पास होती है। क्लियर होगी बात। चलें जी, यस सर। फिर आ जाते हैं जरा यहां पर आए, मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं दोबारा से। होता ही है कि जो बंदा सेल्स रिटर्न करता है, ये बात याद रखें, जो बंदा सेल रिटर्न करता है वो हमेशा कौन सा नोट इशू करता है? क्रेडिट नोट इशू करता है। क्यों भला? क्योंकि वो कंफर्म कर रहा होता है कि भाई मैं आपको क्रेडिट कर चुका हूं। कि जैसे कि मिस्टर ए से जब हमने चीजें उसको बेची तो एंट्री पास की मिस्टर ए टू सेल्स। जब वो सेल रिटर्न करेगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? सेल रिटर्न डेबिट मिस्टर ए क्रेडिट। मतलब जो मिस्टर ए से हमने पैसे लेने थे, अब देयर इज नो नीड फॉर रिसीट ऑफ दैट अमाउंट, क्योंकि उसने चीजें ही वापस कर दी हैं। तो हम उसको कंफर्म कर देते हैं कि ठीक है भाई, आपकी चीजें हमें मिल गई हैं, हम आपको क्रेडिट कर चुके हैं। और हम उसको ये मैसेज कैसे देते हैं? एक क्रेडिट नोट इशू करके कि भाई मैंने आपको क्रेडिट कर दिया है। और अगर हम डेबिट नोट रिसीव करें तो भी शेयर रिटर्न होता है। डेबिट नोट रिसीव, इसका मतलब है हमें कोई डेबिट कर चुका है, हमने तो फिर उसे क्रेडिट ही करना है ना। तो याद रखें, शेयर रिटर्न जो करता है ना, या तो वो क्रेडिट नोट इशू करता है या डेबिट नोट रिसीव करता है। और अगर हम परचेज रिटर्न करें, हम ये शेयर रिटर्न ये हम हैं, मतलब जिसकी बुक्स हैं। अब परचेज रिटर्न अगर होता है तो याद रखें, परचेज रिटर्न के केस में अगर हम इशू करेंगे तो डेबिट नोट इशू करेंगे, क्योंकि हमने उसे कंफर्म करना होता है भाई हम आपको डेबिट कर दिया है। और क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं या डेबिट नोट इशू करते हैं या क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं। क्लियर होगी बात। चलें आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहां पर ना एक आएगा, चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर। चेक रिसीव्ड ये बीआरएस में भी होता है, यहां पर भी होता है। चेक रिसीव्ड एंड deposited into bank but check dishonor।
मोस्टली इसकी ना एंट्री पास करनी आती है पेपर। जब हमने चेक रिसीव करते हैं तब तो एंट्री पास करते हैं बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और अगर ये डिसऑनर हो जाए तो फिर एंट्री क्या पास हो जाती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। फिर हमें पता है कि जनाब हमारी ना काउंट्रा सेटलमेंट होती है। काउंट्रा सेटलमेंट का मतलब पता है सबको कि सपोज दैट मिस्टर ए एक शख्स है जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल भी है और सेम टाइम पर हमारा अकाउंट पेएबल भी है। मतलब आपको पता ना अकाउंट रिसीवेबल का दूसरा नाम सेल्स लेजर कहता है। सेल्स लेजर इज नॉट अ नेम ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स लेजर इज द नेम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। और अकाउंट पेएबल का दूसरा नाम होता है परचेज लेजर भी इसे कहते हैं। तो परचेज लेजर और परचेज अकाउंट इज नॉट अ सिमिलर टर्म। परचेज लेजर अकाउंट पेएबल और सेल लेजर अकाउंट रिसीवेबल और डेटर इनके बराबर होता है, ये सेल अकाउंट के बराबर नहीं होता। तो एक शख्स हमारा रिसीवेबल भी है और वही शख्स हमारा पेएबल भी है, बट सेम अमाउंट से। तो अगर हम इसको सेट ऑफ करना चाहते हैं, सेट ऑफ मतलब भाई जो पैसे आपने लेने हैं वो भी खत्म, जो देने हैं वो भी खत्म, तो हमारा रिसीवेबल भी खत्म हो जाएगा और हमारा पेएबल भी खत्म हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट खत्म हो जाएगा। बट अगर डिफरेंट अमाउंट हो, अगर डिफरेंट अमाउंट हो तो याद रखें हमेशा लोअर अमाउंट से सेटलमेंट होगी, एंट्री सेम होगी लेकिन किस अमाउंट से हुआ करेगी, हमेशा दोनों में से जो लोअर अमाउंट है काउंटर सेटलमेंट की एंट्री। ओके होगी बात, चलें जी। उसके बाद डिस्काउंट का है, डिस्काउंट को मैं अभी फुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसका बल्कि मैं बता ही देता हूं ताकि ये चैप्टर हमारा इसी तरह ही खत्म हो जाए कंप्लीट। अगर फिर भी नहीं किसी ने डिटेल के साथ सीखना हो तो उसका मैंने लेक्चर शेयर किया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा डिस्काउंट के नाम से। डिस्काउंट बेसिकली दो तरह से होता है, या तो हम डिस्काउंट देते हैं या हम डिस्काउंट लेते हैं। बेसिकली डिस्काउंट जब होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ना ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को अमाउंट से नेट किया जाता है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मतलब उसकी कोई एंट्री नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे ना वो किस बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आता है, तो देयर इज नो बुक फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई बुक नहीं होती, वो अमाउंट से डायरेक्ट नेट करके लिखा जाता है। ओके होगी बात। अब वो होता कब है, जब एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज, जब हम सेल या परचेज करते हैं उस टाइम जिस डिस्काउंट का जिक्र होता है ना, हम उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ओके होगी बात। हाँ, जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है ना, ये कैश डिस्काउंट होता है। वो दो तरह से होता है, या तो होता है डिस्काउंट अलाउड, मतलब जब हमने कोई चीज सेल की हो, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, जब हमने कोई चीज खरीदी हो। इन दोनों की ना ट्रीटमेंट में फर्क होता है। दोनों क्या फर्क है, ये इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने अपने एसेट्स या इनकम कभी ओवरस्टेट नहीं करनी और एक्सपेंस और लायबिलिटी कभी अंडरस्टेट नहीं करनी। तो हम देखते हैं कि सपोज दैट हम पहला केस पढ़ते हैं
कि एक शख्स ने सेल की है एट 1/1/2023 ₹1000 और उसने एक टर्म्स लिखी है कि भाई अगर आप इसको 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा और टोटल जो क्रेडिट है वो है 30 दिनों की। ठीक होगी बात। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि पहला केस कि क्या इट इज एक्सपेक्टेड, क्या ये प्रोबेबल है कस्टमर विल अवेल द डिस्काउंट। सबसे पहले हमने ये कंडीशन देखनी कि क्या ऐसा है कि आपको लगता है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा। तो अगर आंसर है ना यस, तो फिर आप रिड्यूस अमाउंट से अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। रिड्यूस अमाउंट मतलब नेट करके रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड। अगर आपको लगता है कि हाँ जी बिल्कुल इट इज प्रोबेबल या इट इज एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल अवेल द डिस्काउंट, बट अगर इफ नो आपको लगता है नहीं इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, तो फिर आप फुल अमाउंट से अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। फुल अमाउंट से रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड। ये तो हो गई ना जनरल टर्म कि अगर एक्सपेक्टेड है तो रिड्यूस अमाउंट से और अगर एक्सपेक्टेड नहीं है तो फुल अमाउंट से। बट सेल के केस में याद रखें क्योंकि परचेज के केस में ऐसा नहीं है। अब हम अगर इसकी एंट्री देखते हैं, वो कहता है कि दो केसेस में दोनों में साथ साथ एंट्री पास कर देता हूं। वो कहता है कि यस एक्सपेक्टेड था, नो नॉट एक्सपेक्टेड। पेपर में आपसे मैं भी आपको 6 एंट्रीज पास करवाने लगा हूं, उनमें से कोई एक एंट्री पूछी जाएगी और ये पहले केस देखना है कि आपका मेन केस कौन सा है, एक्सपेक्टेड वाला या नॉट एक्सपेक्टेड वाला। तो सबसे पहले अगर एक्सपेक्टेड था तो 1/1/23 को जो एंट्री पास होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल रिड्यूस अमाउंट से पास होगी। मतलब 1000 में से अगर 10% दिया तो वो बनता है 50, तो 950 से एंट्री पास होगी। और अगर एक्सपेक्टेड नहीं था तो 1/1/23 को एंट्री पास होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 1000 से। ओके की बात। फिर उसके बाद अगली बात कि अगर वो वाकई 10 दिन के अंदर पैसे पे कर देता है, मतलब 10 जनवरी या उससे पहले 10 जनवरी या उससे पहले वाकई पैसे पे कर देता है, तो वो कितने पैसे पे करेगा? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 950। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन फिर भी उसने पैसे पे कर दिए, तो कैश तो 950 ही आएगा ना। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल तो आपके 1000 से खत्म हो जाएंगे। तो फिर आप जो 50 का डिफरेंस है दोबारा डिस्काउंट अलाउड या रेवेन्यू या सेल से डेबिट कर दोगे। डिस्काउंट अलाउड या रेवेन्यू या सेल्स डेबिट कर दोगे, ये एंट्री पास होगी। पहले एक्सपेक्टेड नहीं था बट अगर डिस्काउंट मिल गया तो। एंड लास्ट वन इज 31/23। आपको एक्सपेक्टेड था कि वो पैसे दे देगा लेकिन उसने पैसे अगर ना दे तो क्या करेंगे? तो फिर तो आपको कैश पूरा 1000 मिलेगा ना, लेकिन आपने तो अकाउंट रिसीवेबल अपना 950 से लिखा हुआ था। और फिर जो 50 है दोबारा अपना सेल्स या रेवेन्यू 50 से लिख देंगे। ये तब सूरत दोस्त उस सूरत में एंट्री पास होगी जब वो आपको 10 तारीख के अंदर पैसे नहीं देगा, तब मतलब पहले एक्सपेक्टेड था दे देगा लेकिन दिए नहीं। और इस केस में अगर उसने ये आपको एक्सपेक्टेड नहीं था और उसने दिए भी नहीं, तो फिर 30th को तो आपने
पूरी एंट्री पास कर देनी है। 1000 आपने रिकॉर्ड भी 1000 किया हुआ था, सॉरी कैश 1000 से, और अकाउंट रिसीवेबल भी 1000। और कहता है डिस्काउंट अलाउड की जो ट्रीटमेंट है या तो अदर एक्सपेंस में लिखते हैं या सेल से माइनस करते हैं एज सेल्स रिटर्न। जैसे सेल रिटर्न माइनस करते हैं वैसे डिस्काउंट अलाउड भी माइनस करते हैं। दोबारा देखें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वो कहता है कि भाई साहब जैसे आप सेल रिटर्न को माइनस करते हो ना एसओसीआई के अंदर, वैसे ही डिस्काउंट अलाउड को भी माइनस करो। या फिर इसका दूसरा हल है कि आप डिस्काउंट अलाउड में लिख दो जाके अदर एक्सपेंस में। दोनों ठीक ट्रीटमेंट है। लो मेरे भाई, ये था डिस्काउंट का केस, डिस्काउंट अलाउड का केस। अब हम देखते हैं डिस्काउंट रिसीव, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। डिस्काउंट रिसीव, अब होता क्या है इसमें कि सबसे पहले तो वही हम केस देखेंगे कि एक्सपेक्टेड है, इट इज एक्सपेक्टेड टू अवेल। सर जी सर कुछ क्वेश्चंस में मेंशन ही नहीं होता कि एक्सपेक्टेड है या एक्सपेक्टेड नहीं है, सिर्फ वैल्यू गिवन होती है। उस केस में क्या करना चाहिए? एक्सपेक्टेड का केस देखेंगे तो वो एक्सपेक्टेड है। इट इज एक्सपेक्टेड टू अवेल डिस्काउंट रिसीव। तो पहले अगर आंसर इज यस, फिर भी फुल अमाउंट से परचेज रिकॉर्ड करेंगे। और नो, फिर भी फुल अमाउंट से परचेज रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ लगी? वो जो सारी कहानी है ना वो सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड के केस में है, सॉरी डिस्काउंट अलाउड के केस में, सेल के केस में। परचेज के केस में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं, एक्सपेक्टेड हो या नॉट एक्सपेक्टेड हो। ये तब ही रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो एक्चुअल में डिस्काउंट लेगा, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम आप तब रिकॉर्ड करो जब एक्चुअल में कर हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो इसमें तो सिंपल सा काम है कि अगर हम एक एंट्री पास करते हैं कि हमने परचेज की है 1000 की एट 1123, 2/10 और n/30 कर लेते हैं। तो चाहे एक्सपेक्टेड हो, यस एक्सपेक्टेड, नो नॉट एक्सपेक्टेड। यहां से कंफ्यूजन हो सकती है पेपर में कि सेल और परचेज के केस में आप थोड़ा सा ब्लंडर ना कर जाओ कि कहीं वो सेल और परचेज का केस मिक्स ना हो जाए, वहां से इश्यू थोड़ा सा हो सकता है। तो जनाब अगर यस एक्सपेक्टेड है तो 1123 को क्यों एंट्री पास होगी, वो होगी परचेजेस टू अकाउंट पेएबल। हम अपने एक्सपेंस कम तो लिख ही नहीं सकते, तो पूरा 1000 लिखेंगे, चाहे एक्सपेक्टेड हो या ना हो। चाहे एक्सपेक्टेड हो, चाहे एक्सपेक्टेड ना हो। फिर 10 तारीख को N123 तो पैसे देगा कितने, सॉरी हम पैसे दे देते हैं, तो हम कितने पैसे देंगे 9800, क्योंकि अगर 10 दिन के अंदर पैसे देंगे ना तो हम पैसे देंगे उसको 9800 2% डिस्काउंट के साथ। बट हमारी जो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी वो पूरी 1000 की होगी। जो 200 का डिफरेंस आएगा या तो वो डिस्काउंट से माइनस कर दे, और ये एंट्री दोनों केसेस में सेम होगी।
दोनों केसेस में एग्जैक्ट सेम एंट्री होगी कि अगर 10 दिन के अंदर पैसे दे देंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है हमें डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, और अब तो हमने एक्चुअल में पैसे दे दिए तो हम अपनी अदर इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इनकेस अगर हम नहीं पैसे देते तो ठीक है, फिर हमने तो पहले ही पूरे अमाउंट लिखी हुई थी तो अकाउंट पेबल टू कैश पूरा पूरा आ जाएगा, और दोनों केसेस में सेम है। हाँ जी जनाब, क्लियर होगी बात? ओके है, आगे चलें। डिस्काउंट का सर। केस यस सर। क्लियर है सब? चलें जी, ये यस आपको थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, और ये आपने बुक से भी सारा पढ़ना है एक दफ़ा लाजमी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको हर बात बताता जाऊँ, फिर भी आपने एक नज़र पढ़ना ज़रूर है, ठीक है? तो ये हो गया किस्सा तमाम, ये डिस्काउंट अलाउड का केस हो गया, ये आपने लाजमी पढ़ना है एक दफ़ा, और ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। फिर उसके बाद ये डिसऑनर चेक के बारे में हमने पढ़ लिया, परचेज साइकिल के हमने पढ़ लिया, परचेज साइकिल के बारे में। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमने डिस्कस कर लिया। काउंटर सेटलमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और अब आते हैं कैश बुक। कैश बुक तो आपको पता ही है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश आता है, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक का कॉलम आता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपको पता है कि कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम भी आता है। और एक होता है पैटी कैश। पैटी कैश बुक होता है कि जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए, माइनर एक्सपेंसेस के लिए जो हम कैश सेपरेट करते हैं उसे पैटी कैश कहा जाता है। और इसके अंदर एक इंप्रेस्ड अमाउंट होती है, आपको याद होगा। इंप्रेस्ड अमाउंट वो अमाउंट है जो अमाउंट हम एक फिक्स कर लेते हैं कि जनाब जब वो अमाउंट जैसे ही खर्च होती है हम दोबारा रीइंबर्स करवा लेते हैं। जैसे ही वो अमाउंट खत्म होती है उसके वाउचर बन जाते हैं, और वो वाउचर्स हम जमा करवा कर वापस पैसे ले लेते हैं। ठीक, पैटी कैश बुक बनानी हमें नहीं आएगी, बस उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन सवाल में पूछी जाती है, ठीक है? तो ये आप लोगों को ये क्लियर है पहले से ही, एक नजर आपने पढ़ लेना है। ये पैटी कैश बुक के बस यहां से भी सवाल एक आता होता है लाजमी। कहता है कि होता क्या कि पैटी कैश इज अ नोट्स या कॉइन्स हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर स्मॉल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, जिसके अंदर वो कहता है कि ये जो छोटे मोटे पैसे हैं, यानी 10 रुपए, 20 रुपए या 5 रुपए का सिक्का, कहता है वो चेक से पे करने से ज्यादा इनसे पेमेंट अगर कन्वीनियंट हो तो फिर हम वो पैटी कैश के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम गाड़ी पे किराया देते हैं, कोई छोटी मोटी स्टेशनरी खरीदते हैं, कोई चाय शाय पीते हैं, तो उसमें तो हम चेक इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। कहता होता क्या है कि व्हेन पैटी कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, petty cash is spent on tea, coffee, yeah, the entity needs to record both expenses and reduction in the asset। कहता जैसे ही पैटी कैश होता है ना तो फिर हम एक तो हमारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे, एक तो हमारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाएंगे, और दूसरा हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिडक्शन फ्रॉम द एसेट। रिडक्शन फ्रॉम द एसेट, एसेट से भी माइनस करेंगे। ओके होगी बात? और जो पैटी कैश हम रखते हैं वो किस सिस्टम के तहत रखते हैं, इंप्रेस्ड। कहता है इसमें एक इंप्रेस्ड अमाउंट होती है, से 10,000। वो कहता है जैसे ये खर्च होती है हम इसके वाउचर बनवा लेते हैं। जैसे ये खर्च होती है
हम इसके वाउचर बनवा लेते हैं और पीरियोडिकली वो वाउचर्स रिमूव करके कैश री एस्टैब्लिश या री इम्बर्स किया जाता है, कैश री एस्टैब्लिश या री इम्बर्स किया जाता है। और ये जो इंप्रेस्ड अमाउंट होती है हमेशा किसके बराबर होती है? ये जो इंप्रेस्ड अमाउंट होती है हमेशा कैश इन हैंड, पैटी कैश इन हैंड प्लस वाउचर्स। मतलब वो जो हमारे पास इनवॉइसेस या वाउचर्स होंगे वो खर्च हुआ कैश होता है, और जो हमारे पास कैश होता है टोटल को मिलाएं तो हमारे पास इंप्रेस्ड अमाउंट आ जाती है। और आप ये भी कह सकते हैं पेपर में आपसे इंप्रेस्ड अमाउंट पूछ, ये दोनों देकर इंप्रेस्ड अमाउंट पूछी जा सकती है, या वो वाउचर्स वो अमाउंट होती है जो पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो हमसे पैटी एक्सपेंस देके इंप्रेस्ड अमाउंट देकर ये पूछ सकता है कि जी आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है। फिर वो दूसरा ये होता है कि वो हमसे ये भी, और ये याद रखे छोटे मोटे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होता है, बड़े खर्चे आ जाएं तो फिर नहीं, बड़े खर्चे के लिए हम बैंक की चैनल इस्तेमाल करते हैं। फिर वो हमसे कहता है कि जनाब बताएं जी, ये पैटी कैश बुक का उसने सवाल किया हुआ है। जर्नल एंट्रीज में हमने ये देखा है कि ईयर एंड एडजस्टमेंट, काउंटर सेटलमेंट, डिस्काउंट, करेक्शन ऑफ या एनी अदर एंट्री। और जो किसी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, जो किसी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है। सर क्लियर होगी बात? जी सर जैसे पेटी कैश के अंदर आपने कहा कि सिर्फ छोटे छोटे खर्चों के लिए होते हैं, बड़े खर्चों के लिए बैंक चैनल्स यूज होते हैं। तो सर अगर जी जैसे बिलफर्स कोई बंदा है, उसने एक हम कंपनी ने कार एक रखी हुई है, उसके अंदर जो अपने पार्टनर्स होते हैं या कोई क्लाइंट्स होते हैं, उनके पिक एंड ड्रॉप के लिए कोई कार रखी हुई है, तो उसके जी ऊपर उसके अंदर जो फ्यूल डलता है उसके लिए हम अक्सर ज़्यादातर कंपनीज तो ये करती हैं कि कार्ड रखती हैं, कार्ड से पेट्रोल वो पेट्रोल का पैटी होता कैश है, तो से वो हो भी जाता है। पेटी कैश नहीं के वो अंदर तो, है। नहीं वो तो कार से ही होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है ना, ये जो फ्यूल होते हैं या जो कॉफी वगैरह या ये छोटे मोटे ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं, ये पैटी कैश से ही करवाए जाते हैं। ओके। वो कार्ड नहीं ओके सर। कंपनी देती किसी को, वो वैसे वो खुद उसमें से कर लेते हैं और उसका कार्ड बनवा के ना उसको रिम्बर्स करवा लेते हैं। ओके सर। हाँ जी जनाब। उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेजर फोलियो इज द पेज नंबर of the ledger account on which the relevant accounts appear and it enable quick access to the ledger accounts। कहते हैं लेजर फोलियो जैसे होता है ना, यहाँ पर उसके ना पेज नंबर लिखे जाते हैं कि भाई ये एंट्री फलां पेज के ऊपर है, ताकि अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना है, ट्रैक करना है, तो वो पेज नंबर से डायरेक्ट चले जाएं। तो ये एक रेफरेंस नंबर होता है लेजर का, जिससे आप किसी भी ट्रांजैक्शन को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी पेपर में सवाल आ जाता है। फिर उसके बाद है जनाब वाउचर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है। वाउचर्स कहते हैं, वाउचर्स क्या है? वाउचर्स एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। वाउचर रसीद को ही कहते हैं। कहता है जो कि एक रिकॉर्ड होता है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का। दोबारा मैं बताने लगा हूं, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, नॉट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। लोग कहते हैं कि शायद वाउचर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का होता है, तो इसका मतलब है नॉन कैश ट्रांजैक्शन का नहीं होता। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती हैं, वो कैश पर भी हो सकती हैं, वो क्रेडिट पे भी हो सकती है, नॉन कैश भी हो सकती है। तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता, याद रख लें। कहता है जब कहता है कि जो वाउचर है वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट आता है, जो कि एक प्रूव होता है, एक रसीद होती है कि भाई इन दो लोगों के दरमियान में ये ट्रांजैक्शन अक्कर हुई है। और वो या तो उसका बिल या इनवाइस या चेक, ये एक्सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं उनके। ये मुख्तलिफ मकासद के लिए वाउचर बनाए जाते हैं। पेमेंट के प्रूव के लिए कि हमने जी भाई ये पेमेंट किया है, रिसीट के प्रूव के लिए। पेमेंट का मतलब क्या है
कि हमने किसी को पैसे दिए हैं तो एक रसीद बन जाती है, एक वाउचर बन जाता है कि ठीक है भाई इतने पैसे पे हुए, रिसीट के प्रूफ के लिए या नॉन कैश ट्रांजैक्शन के प्रूफ के लिए भी वाउचर बनता है। तो बेसिकली जो वाउचर सिस्टम है ना, इसने या तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को वो कहता है कि रिप्लेस करेगा या उसकी हेल्प करेगा। मोस्टली जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ना, वो बुक्स नहीं बनाते, वो कहते हैं वो रसीदें संभाल के रख लेते हैं। आप घरों में देख लें कि लोग क्या करते हैं कि जब कोई चीज सेल परचेज करके आते हैं ना, तो उसके बिल अपने पास महफूज रख लेते हैं भी कल को वापस ना करनी पड़ जाए। वो कभी भी आकर ये नहीं कहेंगे जी फलां बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्री पास कर दो। ये जो बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो बुक्स बनाते हैं। तो ये जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जगह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में डाटा इनपुट करने के लिए एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट भी यूज हो सकते हैं। मतलब या तो ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, वो समझ रहे हो ना, सो तो नहीं गए हो, जागते रहना है, जागते। या तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होंगे या उसकी जगह पर भी लोग इसको इस्तेमाल कर लेते होते। यहां पर आप देख लें, कहते हैं कि होता क्या, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर वाउचर सिस्टम रिप्लेस या सपोर्ट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन रेलिवेंट वाउचर्स एज इनपुट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर डाटा पुट करने के लिए वाउचर ही देखे जाते हैं। फिर जिससे लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, या फिर दूसरी चीजें। द वाउचर सिस्टम डू वेरी अक्रॉस द डिफरेंट एंटिटीज। हर बिजनेस का अपना वाउचर होता है, अपना वाउचर स्टाइल होता है, अपना वाउचर सिस्टम होता है, और ये कभी भी किसी एक बुक का एक जैसा नहीं हो सकता। किसी भी एक दो एंटिटी का एक जैसा होना मुमकिन नहीं है, हो सकता है। फिर वो कहता है कि जनाब वाउचर्स टाइप कौन सी होती है। सेल डे बुक के लिए सेल वाउचर, से रिटर्न डे बुक के लिए से रिटर्न वाउचर, परचेज डे बुक के लिए परचेज वाउचर, परचेज रिटर्न डे बुक के लिए परचेज रिटर्न वाउचर, कैश बुक के लिए पेमेंट वाउचर या रिसीट वाउचर, और जर्नल के लिए जर्नल वाउचर। पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि जब पैसे पे करोगे तो कौन सा वाउचर बनेगा। जब पैसे पे करोगे तो कौन सा वाउचर बनेगा, पेमेंट वाउचर। जब पैसे रिसीव करोगे तो कौन सा वाउचर बनेगा, रिसीट वाउचर। एंड लास्ट वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है, कहता है कि जेवी इज प्रिपेयर टू एविडेंस द ऑथराइजेशन टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ये नॉन मॉनिटरी नहीं है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, याद रखें। नॉन मॉनिटरी का तो कोई वाउचर ही नहीं होता, वो तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आती ही नहीं है। लो जनाब, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मुझे बताओ इसमें से कोई बात सीखनी है या सिखानी है तो पूछें। अच्छा, अभी ना नमाज असर का टाइम हो गया, हम नमाज असर अदा करते हैं और 3:30 बजे हम फिर फाइनल अकाउंट पे वापस आते हैं। ठीक होगी बात, कोई इशू तो नहीं है किसी को। और मगरिब की नमाज से पहले इंशाल्लाह मैं आपको फ्री कर दूंगा, और पॉसिबल है मैं आपको चैप्टर नंबर 3 और फाइनल अकाउंट का सवाल करवा दूं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 बहुत छोटा सा है, फाइनल अकाउंट भी कर लेंगे और चैप्टर नंबर 3 भी कर लेंगे। तब तक आप नमाज पढ़ लें, थोड़ी सी रेस्ट भी हो जाएगी, फ्रेश भी हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।